हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले हम साउंड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही हमने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एज वेल एज न्यूमेरिकल्स पहले ही डिस्कस किए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पता होनी चाहिए ये बात कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। दूसरी बात, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात आती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट आंसर नहीं होगा। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता होगा। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है। रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस का आपको पता है, दैट इज यूनिट इसकी होती है ओम। करेक्ट। तो रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। साथ में जो एरिया होता है, एरिया की यूनिट क्या हो जाती है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर विल बी ओम मीटर। ये आपको वैसे याद भी रहेगा। तो एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टिविटी की वो ओम मीटर होती है। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो फॉर्मूला जरूर याद रखिए रेजिस्टिविटी का, वहां से आपको यूनिट का भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू रेजिस्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक्स इज लेस देन वाई। तो दो रेजिस्टर्स हैं और एक की है x और दूसरा है y। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है कुछ इस तरीके से। तो ये पूछा जा रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पहला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही, लेस देन x, मोर देन y, बिटवीन x एंड y। तो यहाँ पे ध्यान रखिए x कम वैल्यू है और y ज्यादा वैल्यू है। तो क्या ये रेजिस्टेंस x से कम होगा या y से ज्यादा होगा या x और y के बीच में होगा, या फिर आप बता नहीं सकते हो कि इनमें से क्या होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी लेस देन x। ध्यान रखिए, कभी भी हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं दो रेजिस्टर्स को या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है उनमें से जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होता है। हमेशा ध्यान रखिए इस बात का कि जब भी पैरेलल में होता है रेजिस्टेंस तो सबसे छोटा रेजिस्टेंस भी जो होता है वो उससे भी कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कम ही होती है जबकि सीरीज में हमेशा ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेस विद। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो सेल का वो कैसे इंक्रीज होता है? पहला है विद इंक्रीज इन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अगर एरिया इलेक्ट्रोड का इंक्रीज करोगे क्या उससे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा? जी नहीं, उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है क्योंकि करंट फ्लो होना यानी कि चार्ज फ्लो होना इजी हो जाता है। तो ये आंसर गलत होगा। इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि अगर आप इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो चार्ज को यानी कि आयंस को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा और उसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे चार्ज का फ्लो इजी हो जाता है, उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज हो जाता है। सो करेक्ट आंसर आपका बी है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वायर of resistance R is stretched to n times to its length, okay, new resistances। तो अगर आपने क्या किया, किसी भी वायर का रेजिस्टेंस R है और उसको आपने स्ट्रेच करके उसके n टाइम्स कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आपको पता है जो R होता है, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। अब क्या होगा, जो नया रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, उससे रो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि जो रो होता है यानी कि रेजिस्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। तो वो डायमेंशन चेंज करने पे चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा रो डैश समझ लीजिए इनटू एल जो होगा, क्योंकि एल एन टाइम्स हो गया तो एन इंटू एल डिवाइडेड बाय, अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो आपको पता है कि जो वायर है अगर आप उसको स्ट्रेच करते हो, अगर आप उसको खींचते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कम हो जाएगा। कितने टाइम्स? वो ए बाई एन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो एन को आप ऊपर भेज दोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू, ये रो डैश नहीं होगा, ये रो ही रहेगा, रो इंटू एल बाई ए। और रो इंटू एल बाई ए क्या है? ये आर है। सो करेक्ट आंसर विल बी एन स्क्वायर आर। आप गलती से भी एन आर मत लिख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी एन स्क्वायर आर, मतलब कि एन स्क्वायर टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर आप
2 टाइम्स करते हो उसको स्ट्रेच करके, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से 3 टाइम्स करते हो तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 टाइम्स उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको आप ईएमएफ भी कहते हो, तो बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन नहीं होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। सो आंसर इज वोल्ट। जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 ओम इज सेम एज, तो 1 ओम किसके बराबर होगा, ध्यान रखिए 1 ओम इज सेम एज किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट, जी नहीं, 1 ओम ओम रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई और वोल्ट किसकी यूनिट हो गई, वोल्ट हो गई पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट। तो ये गलत होगा, 1 एम्पियर ये भी गलत होगा। तो आपको पता है 1 ओम ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आपने जो ओम्स लॉ है वो पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई, या फिर आप कह सकते हो वी इज इक्वल टू आई आर। तो वी होता है वोल्ट, वी की यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है तो वोल्ट अपॉन मीटर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ध्यान रखिए जो रेजिस्टेंस होता है जिसको आप ओम भी कहते हो, ओम या वोल्ट पर एम्पियर सेम होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 वोल्ट पर एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर मत लिख देना आप, आंसर विल बी 1 वोल्ट पर एम्पियर। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की किलो वॉट आवर, जूल नहीं होती है, कैलोरी नहीं होती है, और वॉट तो एनर्जी की यूनिट होती भी नहीं है। तो जूल एसआई यूनिट होती है, वॉट तो पावर की यूनिट होती है, और किलो वॉट आवर जो होती है वो कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिकल पावर की वैल्यू क्या होती है, तो पावर का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है जो V होता है V इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई स्क्वायर आर। तो अगर यहां से आप देखोगे तो V को अगर आप आई इंटू आर लिख सकते हो V को। तो अगर आप V की जगह पे आई इंटू आर लिखते हो तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक नया फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज आई स्क्वायर आर। या फिर आप आई को रिप्लेस करके यहां से V बाई आर लिखोगे तो V स्क्वायर बाई आर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, सारे के सारे इनमें से आंसर होंगे। इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होगी इनमें से सारी की सारी होंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब 100 वॉट एंड 120 वोल्ट इज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये जो दिया हुआ है ये आपको मैंने बताया था दिस इज पावर रेटिंग, और पावर रेटिंग से आपको क्या पता चलता है कि अगर आप 100 वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई करते हो तो वो 100 वॉट या 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो 100 वॉट क्या देगा, पावर आपको देगा। तो आपको पता है पावर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, ये ध्यान रखना हमेशा। तो पावर रेटिंग से आप क्या पता कर सकते हो, पावर रेटिंग से आप पता कर सकते हो उसका रेजिस्टेंस बहुत इजीली। तो वी स्क्वायर यानी कि वी कितना है 120 वोल्ट, तो 120 का स्क्वायर यानी कि 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे आप 100 कैंसिल कर सकते हो, 12 इंटू 12 यानी कि 144 विल बी योर आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 144 ओम। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।